नमस्कार। जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। अपन आज पढ़ेंगे मई 2022 राजस्थान का करंट अफेयर्स। मई 2022 का राजस्थान का ये करंट अफेयर्स है, वो एक वीडियो में अपन पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले बाकी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि सभी वीडियो क्रमवार मंथली है वो पढ़े हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो मई का आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। आगामी आने वाली राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करते हैं इसमें शुरू। प्रादेशिक परिदृश्य यानी राजस्थान का परिदृश्य इसमें पढ़ेंगे। मई महीने में क्या कुछ बिंदु थे करंट के हिसाब से वो पढ़ेंगे। राष्ट्रीय सलाहकार राष्ट्रीय सहकार मेला, राष्ट्रीय सहकार मेले में विभिन्न संस्थाएं हैं पुरस्कृत हुई है। राष्ट्रीय सहकार मेला लगा, कहाँ लगा है? राजधानी जयपुर के जौहर कला केंद्र में, जौहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय स्तर का सहकार मसाला मेले का आयोजन राजधानी जयपुर के जौहर कला केंद्र में आयोजित हुआ था। ये अप्रैल मई 2022 में आयोजित हुआ। इस सहकार मेले में आमजन को कॉन्फेड के माध्यम से, आमजन को कॉन्फेड के माध्यम से पहली बार 15 जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाने की शुरुआत की गई। कॉन्फेड के माध्यम से आम जनता को 15 जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाने की शुरुआत इसमें की गई। सहकार मसाला मेला में सर्वाधिक बिक्री के लिए अन्य प्रदेशों में वो केरल स्टेट को, अन्य स्टेटों में, राज्यों में, अन्य प्रदेशों में वो केरल स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन शीर्ष संस्थाओं में कॉन्फेड और जिला भंडारों में कोटा सहकारी उपभोक्ता भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समिति भीनमाल, इनको पहला स्थान मिला है। ध्यान देना, समझ नहीं आया होगा, आएगा अभी, है ना। अन्य राज्यों में पुरस्कार जिसे दिया गया वो केरल को दिया गया, ये ध्यान रखना। केरल स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, वो राज्यों में पहला स्थान दिया गया इनको। अब है शीर्ष संस्थाओं के रूप में कॉन्फेड को, जिला भंडारों में कोटा सहकारी उपभोक्ता भंडार को, कोटा सहकारी उपभोक्ता भंडार को जिला भंडारों में, ठीक है, और क्रय विक्रय सहकारी समिति में भीनमाल को। ये पहला स्थान सभी को अपने अपने सेक्टर में मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राज्य में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन अगस्त से अक्टूबर 2022 में किया गया। प्रदेश में व्यापक स्तर पर खेलों का वातावरण तैयार करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन 29 अगस्त से, यहाँ 2 लिखा है लेकिन 5 अक्टूबर तक चले थे, 5 अक्टूबर तक 2022 तक यह आयोजित किया गया। इसके लिए ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मसाल है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 मई को जयपुर से रवाना की थी। ये मसाल 3 महीने में हर जिले और ब्लॉक में जाकर खेलों की अलग जगाएगी। इस मसाल को मुख्यमंत्री ने विश्व चैंपियन तीरंदाज रजत चौहान, विश्व चैंपियन तीरंदाजी में विश्व चैंपियन राजस्थान के हैं रजत चौहान, और एशियन गेम्स मेडलिस्ट मंजू बाला को सौंपा। किनको सौंपा ये मसाल? रजत चौहान, जो विश्व चैंपियन तीरंदाजी में रजत चौहान और एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली मंजू बाला को ये मसाल इन्होंने सौंपी है। देश में पहली बार ग्रामीण ओलंपिक का यह महत्वाकांक्षी आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये नया अवार्ड शुरू किया गया है। राजस्थान में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा 29 मई 2022 को की। राजीव गांधी खेल रत्न राजस्थान के किनको दिया जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलेगा। इसमें प्रशस्ति पत्र, शील्ड और उसके साथ 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राजीव गांधी राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पुरस्कार कौन सा दिया जाएगा? तो शुरू किया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रताप और वशिष्ठ अवार्ड की पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की गई। राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा पूनिया,
कृष्णा पूनिया ने गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड की राशि बढ़ाने की सरकार से मांग की थी, तो सरकार ने वो मांग मान ली। पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इस राशि में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कौन से 2 पुरस्कारों में राशि बढ़ी है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड है ना, तो कोच को है ना खेल गुरु के रूप में, तो राजस्थान में जो पुरस्कार दिया जाता है खेल गुरु के रूप में वो गुरु वशिष्ठ अवार्ड है। जैसे भारत में द्रोणाचार्य वगैरह वो है ना, उस प्रकार का पुरस्कार है ये। तो गुरु वशिष्ठ अवार्ड है और एक है महाराणा प्रताप अवार्ड। इन दोनों में राशि बढ़ा दी, 1 लाख से 5 लाख कर दी गई। 2 पुरस्कारों में राशि है वो बढ़ाई है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड, इनमें 1 लाख से 5 लाख कर दी गई। और एक नया पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार शुरू किया गया, उसकी राशि 7.5 लाख। फिट राजस्थान, नेक्स्ट बिंदु है फिट राजस्थान हिट राजस्थान। फिट राजस्थान हिट राजस्थान, प्रदेश में निरोगी राजस्थान, ये अभियान है। एक प्रदेश में इन राजस्थान में निरोगी राजस्थान जागरूकता अभियान में समन्वय करते हुए किनका समन्वय किया? फिट राजस्थान और हिट राजस्थान। इसमें है निरोगी राजस्थान जागरूकता अभियान में समन्वय करते हुए राज्य के युवाओं को गंभीर बीमारियों से बचाओ, एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान का क्या नाम है? फिट राजस्थान हिट राजस्थान। ये अभियान चलाया जाएगा, ये बात कही गई है। किसके माध्यम से, किसके तहत है ये? निरोगी राजस्थान जागरूकता अभियान के तहत ये अभियान चलाया गया, फिट राजस्थान हिट राजस्थान। नेक्स्ट आगे CBBO और FCO के मध्य सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ है। 10,000 FCO के गठन और संवर्धन की योजना के तहत वो क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों और किसान उत्पाद संगठनों के सम्मेलन का आयोजन है वो जयपुर की बिरला ऑडिटोरियम में किया गया। इतना ध्यान रखना कि ये FCO के संगठन वगैरह इनका है ना, यानी CBBO और FPO इनका सम्मेलन है वो जयपुर में किया गया। इतना ध्यान रखना, बाकी कुछ विशेष इसमें नहीं है। 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचय और प्रतिष्ठानों को पार कर दिया है। राजस्थान में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? राजस्थान में कुल स्थापित विद्युत क्षमता है 32.5 गीगावाट। 32.5 गीगावाट कुल स्थापित विद्युत क्षमता, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा का योगदान, नवीकरणीय है ना, रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान कितना है राजस्थान में? 55% योगदान रिन्यूएबल एनर्जी का है, अक्षय ऊर्जा का है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का है 55% योगदान। कुल राजस्थान में स्थापित विद्युत क्षमता 32.5 गीगावाट है, जिसमें 55% योगदान अक्षय ऊर्जा का है, रिन्यूएबल है, नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान है। जबकि तापीय ऊर्जा का कितना योगदान है? इसमें 43% है तापीय ऊर्जा का योगदान कितना? दूसरे नंबर। रिन्यूएबल एनर्जी पहले नंबर पर है 55%, दूसरे नंबर तापीय विद्युत है वो 43%। शेष 2% है, हाँ शेष 2% किसका योगदान है? परमाणु ऊर्जा का। राउतबाटा परमाणु संयंत्र है उसका योगदान है 2%। राजस्थान में सौर प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, सौर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है जो बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग 36% और नवीकरणीय ऊर्जा का 64% है ना। अगर बात करें मिश्रित बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग 36% योगदान सौर का है, जिसमें अगर इन कुल में बात करें तो 36 है। और अगर नवीकरणीय का बात करें, नवीकरणीय में सौर ऊर्जा का योगदान कितना? नवीकरणीय ऊर्जा में, अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा का योगदान 64% है। अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा का योगदान 64% है, ये विशेष ध्यान रखना है। राजस्थान में 16 गीगावाट से अधिक सौर परियोजना है वो निर्माणाधीन है। राजस्थान में सौर परियोजना निर्माणाधीन कितनी है? 16 गीगावाट। दिसंबर 2021 तक भारत की संचय सौर स्थापित क्षमता है वो 55 मेगावाट। भारत में
दिसंबर 2021 तक की बात करें कि पूरे देश में संचय सौर स्थापित क्षमता, सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता है वो 55 मेगावाट। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 बहुत इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? तो नवीनतम राजस्थान सौर ऊर्जा नीति है वो 2019 को जारी की गई। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति है वो 2019 को जारी की गई। नेक्स्ट आगे वर्ष 2019 में राजस्थान ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा गया? तो 30 गीगावाट का। और कब तक? 24-25 तक, 2024-25 तक। ये दोनों आंकड़े याद रखना। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2024-25 तक रखा गया। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 के अनुसार 2024-25 तक राजस्थान में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता का लक्ष्य कितना रखा गया? तो ध्यान रखना 30 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। दोनों बातें याद रखना। इसमें यूटिलिटी एवं ग्रिड स्केल सोलर पार्क की 24 गीगावाट की बड़ी हिस्सेदारी होगी और शेष 4 गीगावाट है। 30 में 24 गीगावाट तो क्या होगी? यूटिलिटी एवं ग्रिड स्केल सोलर पार्क कौन से होगी? 24 गीगावाट तो, और 4 गीगावाट है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन से, और 1 गीगावाट है रूफटॉप छत से, है ना, छत पर लगाता है ना, उससे 1 गीगावाट रूफटॉप सोलर जो पैनल लगाता है ना छत पर, उससे 1 गीगावाट का लक्ष्य है। और सोलर पंप भी इसमें शामिल है, वो 1 गीगावाट में आएगा। नेक्स्ट बढ़े आगे। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। राजस्थान स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य है, वो बन गया है। बाघ परियोजना 52वीं बन गई है रामगढ़, जो बूंदी जिले में है। गजट नोटिफिकेशन इसका कब जारी हुआ है? वो 16 मई 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो गजट नोटिफिकेशन आया वो तारीख इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, 16 मई 2022। रामगढ़ है वो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। इसके साथ ही रणथंभौर, ये राजस्थान में इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व कौन से हैं? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद ये चौथा वो टाइगर रिजर्व है, बाघ परियोजना है, वो बन गया है। इसके साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। कौन सा? तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी। कहां पर है ये? बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल, ध्यान रखना, यहाँ दूसरे नंबर का बड़ा है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना ही होगा। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल है वो 1501 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 1501 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कोर एरिया कितना है? कोर एरिया प्रथम 225 वर्ग किलोमीटर, 225, 225 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया प्रथम, और कोर एरिया द्वितीय है वो, पहला है वो 225 के आसपास है, द्वितीय है वो 250 के आसपास, ऐसा ध्यान रखना। 225 है और द्वितीय है वो कोर एरिया 256, लगभग 256 वर्ग किलोमीटर में रहेगा। इसके साथ ही बफर क्षेत्र है, बफर जोन, इसमें वो 1019 वर्ग किलोमीटर में, 1019 वर्ग किलोमीटर में बफर एरिया है वो रहेगा। मैन किन के लिए? टाइगर रिजर्व के लिए। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बूंदी जिले के साथ ही कुछ क्षेत्र भीलवाड़ा का भी लगता है, ये भी ध्यान रखना। बूंदी और भीलवाड़ा के बीच में पड़ता है, बूंदी भीलवाड़ा के बीच में पड़ता है, सीमावर्ती क्षेत्र में है, तो अधिकतर बूंदी में है, लेकिन कुछ क्षेत्र भीलवाड़ा का भी पड़ता है। अभ्यारण्य में पूर्वोत्तर में रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य और दक्षिण की तरफ मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य के बीच बाघों का यह अधिवास क्षेत्र है। इस रामगढ़ अभ्यारण्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जैसे ये रामगढ़ है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य यहाँ है, इसका पूर्वोत्तर क्षेत्र इधर, पूर्व और उत्तर पूर्वोत्तर, इधर तो है रणथंभौर,
इधर तो है रणथंभौर, और दक्षिण की तरफ है मुकुंदरा, इधर है इसके मुकुंदरा, इधर मुकुंदरा हिल्स है ना, के बीच ये क्षेत्र पड़ता है। आदिवासी बाघों का ये क्षेत्र निवास स्थान है। ये रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य से बाघों के आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। रणथंभौर से बाघ आते जाते रहते हैं, यहाँ आवागमन है बाघों का चलता रहता है। फूलों की विविधता, फूलों की विविधता इसे अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। नेक्स्ट आगे बिंदु, भीमलत और रामगढ़ महल है ना, भीमलत जलप्रपात है ना मांगली नदी पर, तो बूंदी क्षेत्र में, तो वो यहीं पड़ता है, इसी अभ्यारण्य क्षेत्र में है। भीमलत और रामगढ़ महल, रामगढ़ के महल जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल वो पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देंगे। इस क्षेत्र में जो है एक तो रामगढ़ महल है, एक भीमलत जलप्रपात क्षेत्र है, ये पर्यटकों के लिए भी बढ़ावा देने वाला है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य का नोटिफिकेशन वर्ष 1982 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। 1982 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य का दर्जा 1982 में दिया गया, और इस बार है 16 मई 2022 को इसे बाघ परियोजना शुरू की गई। बाघ परियोजना का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, तो वो 16 मई, कब है 16 मई 2022 को। लेकिन अभ्यारण्य का दर्जा 1982 मिला था। उस समय कुल क्षेत्रफल 302 वर्ग किलोमीटर था इसका। ये वर्ष 1990 तक बाघों का बसेरा माना जाता था, है ना। रामगढ़ अपन पहले पढ़ रहे थे कि बाघ परियोजना नहीं होते हुए भी खुले में बाघ विचरण करते हुए देखे जाते हैं, तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य था ये। अब ये खुले में विचरण करते हुए देखे जाते हैं, पहले पढ़ते नहीं थी बाघ परियोजना, अब है थी, अब थी नहीं है, ठीक है। तो 82 में अभ्यारण्य बना, अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, और उस समय 302 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में था। 1990 में ये बाघों का बसेरा माना जाता है, 1990 तक इसे बाघों का बसेरा माना गया। इसके बाद 2004 में रणथंभौर से निकलकर बाघ ब्रोकन टेल रामगढ़ से होता हुआ दर्रा अभ्यारण्य पहुंचा था, है ना। एक बाघ है वो रणथंभौर से निकलकर 2004 में बाघ है वो जिसका नाम है ब्रोकन टेल, रामगढ़ से होते हुए, रणथंभौर से निकला, रामगढ़ से होते हुए ये दर्रा मुकुंदरा क्षेत्र में वहां तक पहुंच गया था, है ना। ये भी बातें कुछ याद रखनी। राज्य में 130.26 करोड़ की 16 पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है सरकार द्वारा। राज्य के 9 जिलों की 130.26 करोड़ की 16 पेयजल परियोजनाओं को संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त 16 पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की वित्त समिति की बैठक द्वारा प्रदान किया गया है। स्वास्थ्य सेवा में राजस्थान बड़ा कदम, हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला राजस्थान राज्य होगा, ये पहला राज्य होगा हेल्थ अकाउंट्स को। ध्यान रखना, राजस्थान में क्या है, हेल्थ अकाउंट को संस्थागत करने वाला पहला राज्य होगा राजस्थान। राज्य सरकार हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करेगी। राजस्थान हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने का प्रयास करने वाला ये पहला राज्य होगा। क्या है हेल्थ अकाउंट्स, तो इसके बारे में देखते हैं। हेल्थ अकाउंट्स के माध्यम से स्वास्थ्य व्यय की नियमित ट्रैकिंग और निगरानी की जा सकती है, और ये साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये हेल्थ अकाउंट्स की पहल करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बना है। नेक्स्ट आगे, आंतरिक सुरक्षा अकादमी और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के मध्य है वो MOU हुआ है, यानी समझौता हुआ है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के मध्य एक MOU ये समझौता ज्ञापित हुआ है। नेक्स्ट बात करता है, मुख्यमंत्री ने दी ई व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी। ई व्हीकल है जो स्कूटर वगैरह कारें हैं वो लाइट से चलने वाली है, उनके लिए कोई पॉलिसी है, उसे मंजूरी दी है मुख्यमंत्री गहलोत ने। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी मई 2022 में दी है। मुख्यमंत्री द्वारा
2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की अब घोषणा की है, ये मतलब मंजूरी दे दी है। अब क्या कर दी, मई 2022 में मंजूरी मिल गई है। इसकी घोषणा कौन से बजट में की गई थी? इसकी घोषणा तो 2019-20 के बजट में घोषणा हुई थी। ई व्हीकल पॉलिसी लाने की, इलेक्ट्रिक वाहनों की पॉलिसी लाने की घोषणा हुई थी 2019-20 के बजट में। अब इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। राजस्थान में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव होते हैं, तो वो राजस्थान में संपन्न हुए हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव हुए हैं। तो 4 सीटों के चुनाव 10 जून 2022 को होगा, है ना, 10 जून को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता द्वारा दी जानकारी के अनुसार राजस्थान में राज्यसभा के 4 सदस्यों का निर्वाचन होना है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से चारों राज्यसभा सदस्य ओ माथुर, के जेत्र अल्फोस, राम कुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह का कार्यकाल है वो 4 जुलाई 2022 को समाप्त होने वाला है। तो कौन कौन रिटायर हो रहे हैं राज्यसभा से? 4 बीजेपी सांसद रिटायर हो रहे हैं। ओ माथुर है और के जेत्र अल्फोस है और राम कुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह, ये रिटायर हुए हैं। वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा में 10 सांसदों में से 7 भाजपा के हैं और 3 है वो कांग्रेस के। अब आगे और चेंज हो गए हैं, ध्यान रखना। अब कांग्रेस के हो गए हैं 6 और बीजेपी के रह गए हैं 4। ठीक है, ये थोड़े पुराने हो गए। उल्लेखनीय है कि 200 सीटों वाली विधानसभा, राजस्थान विधानसभा में इस समय कांग्रेस के कितने विधायक है? 108 विधायक और भाजपा के 71 विधायक। इसी के साथ निर्दलीय है 13 निर्दलीय और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के 3 है। माकपा और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 और राष्ट्रीय लोकदल का 1 विधायक है वो विधानसभा में है। सरकार का अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त करने का निर्णय। साक्षात्कार का अधिकतम भारांश है वो कितना रखेंगे? 10% से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार का सरकार ने निर्णय लिया है। भर्तियों में पारदर्शिता के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने लिया बड़ा निर्णय। अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार है वो समाप्त कर दिया गया है। संवाद कौशल, है ना, संवाद कौशल जिसमें हो वो तो जरूरी है। संवाद कौशल वाले पदों को छोड़कर अन्य भर्तियों में नहीं होगा साक्षात्कार। आरएएस अधीनस्थ सेवाओं और 4 अन्य सेवाओं में ही होगा साक्षात्कार। साक्षात्कार का भारांश वेटेज कुल अंकों का अधिकतम 10% ही हो पाएगा। पारदर्शिता के साथ भर्तियां कराने का ये संकल्प राज्य सरकार ने लिया है। नेक्स्ट आगे, मुख्यमंत्री ने किया आमागढ़ लेफर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा और लगातार एग्जाम में आ रहा है, ये ध्यान देना। आमागढ़ लेफर्ड है वो कहाँ है? राजस्थान में। तो ये ध्यान रखना, ये जयपुर में है ना, जयपुर शहर के निकट है ये आमागढ़ लेफर्ड रिजर्व। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमागढ़ लेफर्ड रिजर्व का उद्घाटन और लोकार्पण अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2022 को किया। 22 मई 2022 को क्या किया गया? आमागढ़ लेफर्ड रिजर्व है ना, उसका उद्घाटन और लोकार्पण किया गया। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित आरक्षित वनखंड है आमागढ़, जो 1524 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये जयपुर शहर के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल जयपुर शहर सिटी के बाहर निकलता ही है ये आमागढ़ लेफर्ड। शहर के पूर्वी दिशा में ये फैला हुआ है। प्रदेश का पहला लेफर्ड रिजर्व है वो झालाना डोंगरी जयपुर में है। झालाना डोंगरी जयपुर में, ये राजस्थान का पहला लेफर्ड है वो झालाना डोंगरी जयपुर में। और इसके बाद में नाहरगढ़ अभ्यारण्य के मध्य, है ना, ये जो आमागढ़ लेफर्ड रिजर्व है कहां पर स्थित है? ये झालाना डोंगरी जयपुर और नाहरगढ़ अभ्यारण्य ये भी जयपुर में, इनके बीच में के मध्य स्थित होने के कारण यह वन क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण एवं कॉरिडोर विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आमागढ़ लेफर्ड रिजर्व कहाँ है? तो ये जयपुर में है, ये थोड़ा ध्यान रखना।
आमागढ़ वन खंड से लगे हुए आरक्षित वन खंड लालबेरी 112 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित है और दोनों वन खंडों का कुल क्षेत्रफल है वो 1636। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये वन क्षेत्र झालाना लेफर्ड रिजर्व और नाहरगढ़ अभ्यारण्य के मध्य स्थित है। ये आमागढ़ लेफर्ड किन के बीच में है? झालाना डूंगरी लेफर्ड रिजर्व और नाहरगढ़ अभ्यारण्य के बीच में स्थित है आमागढ़ लेफर्ड यहाँ का प्रमुख वन्य जीव। लेफर्ड है क्या? लेफर्ड यहाँ का वन्य जीव है, यहाँ का प्रमुख वन्य जीव है लेफर्ड। इस क्षेत्र में लगभग 15 लेफर्ड आवास है। 2018 में यहाँ लेफर्ड की कुल संख्या है वो करीब 40 है ना, 40 थी, कुल संख्या करीब 40 थी, है नहीं थी 2018 में। झालाना क्षेत्र में कुल 35 शावकों का जन्म हुआ है। झालाना डूंगरी है ना, तो लेफर्ड क्षेत्र वहां लगभग 35 लेफर्ड शावकों का जन्म हुआ है। इस क्षेत्र के आसपास किले और मंदिर है, जैसे गलता मंदिर है, आमागढ़ किला है और रघुनाथ किला है और अंबा माता का मंदिर है। इसी क्षेत्र में ये लेफर्ड स्थित है, आमागढ़ लेफर्ड। महत्वपूर्ण तथ्य, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए राजस्थान जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए राजस्थान जैव विविधता नियम की अधिसूचना है वो 2010 को जारी की गई थी। जैव विविधता नियम 2010। प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में, 3 राष्ट्रीय उद्यान और 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य और 16 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 टाइगर प्रोजेक्ट है। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। राजस्थान में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तो एक तो राष्ट्रीय उद्यान हो गया केवलादेव घना पक्षी विहार और दूसरा हो गया रणथंबोर और तीसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है मुकुंदरा हिल्स। ये 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। इसके अलावा 27 वन्यजीव अभ्यारण्य और 16 कंजर्वेशन रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में कितने? 16 है और 4 अब हो गए रामगढ़ विषधारी के सहित है वो 4 है वो टाइगर प्रोजेक्ट हो गए। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो भारत में 1972 में की गई। राजस्थान में हाल ही में अधिसूचित रामगढ़ विषधारी सहित 4 है वो रिजर्व हो गए, टाइगर रिजर्व। जयपुर के झालाना डूंगरी स्थित विश्व वानिकी उद्यान की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में भी वानिकी उद्यान विकसित किए जा रहे हैं। जयपुर में कहा है? जयपुर में झालाना डूंगरी, जयपुर में विश्व वानिकी उद्यान है, विश्व वानिकी उद्यान। उसी की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर, तो सभी संभाग मुख्यालय ऐसे याद कर सकते हैं। सभी संभाग मुख्यालय जयपुर में पहले से है, इसके अलावा सभी संभाग की सभी 6वां संभागों, तो अब हो जाएंगे 7वां संभागम, ठीक है। सभी संभाग मुख्यालयों पर ये विश्व वानिकी उद्यान विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नवीन दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई है। देश में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना अशोक गहलोत ने शुरू की है। 100 दिन का रोजगार मिलेगा और इसके लिए 800 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना इसमें मिलेगी और 800 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। ये देश का पहला ऐसा सबसे बड़ा ये गारंटी अधिनियम है शहरी क्षेत्र का। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जैसे मनरेगा है उसी तरह पर शहरी क्षेत्र में ये शुरू किया गया है। यानी बात करें मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार शुरू किया गया। 2000 बजट, वर्ष 2022-23 के बजट में ये घोषणा थी। ये घोषणा किस बजट में की गई? बहुत इंपोर्टेंट है। बजट 2022-23 के बजट में ये घोषणा की गई थी कि शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार प्रति वर्ष 800 करोड़, एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान देना, 800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है वो खर्च करेगी राज्य सरकार। इसमें 18 से, नेक्स्ट बात करते हैं, 18 से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा।
जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन होगा। और कितनी आयु वाले शामिल होंगे? 18 से 60 वर्ष तक लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। सामग्री लागत यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत का अनुपात क्या है? अनुपात है वो है 25-75। सामग्री लागत तो यानी ये है सामान्य कार्यों में, है ना, सामान्य कार्य ये है। बाकी ये विशेष कार्य के लिए ये शर्त है, विशेष कार्य का अनुपात ये है, और ये है सामान्य कार्य के लिए, यह है सामान्य कार्य। सामान्य कार्य के लिए क्या है? सामान्य कार्य में ध्यान रखना, सामान्य कार्य में पहले कम है, यानी 25-75 तो याद रह जाएगा, लेकिन कौन किधर है ये समस्या हो जाएगी। तो सामान्य कार्य में पहले कम है, बाद में ज्यादा है, तो विशेष में उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है, विशेष में इसका उल्टा हो जाएगा। सामान्य कार्य में तो 25:75 है, और विशिष्ट प्रकृति के कार्य है उसमें 75:25 हो जाएगा। किसमें? सामग्री और पारिश्रमिक में। और फिर इसमें भी सामग्री और पारिश्रमिक, पारिश्रमिक और सामग्री। इन विशिष्ट कार्यों में सामग्री पर लगेंगे 75 रुपए, 75%, और पारिश्रमिक मिलेगा 25%। 25% रुपए पारिश्रमिक पर खर्च होगा। सामान्य प्रकृति के कार्य है उसमें सामग्री लागत पर 25, सामग्री लागत पर 25 और पारिश्रमिक है वो ज्यादा। सामान्य में है, सामान्य कार्य में पारिश्रमिक ज्यादा है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, बस एक बात पकड़ लेना। सामान्य प्रकृति के कार्य है उसमें पारिश्रमिक वाला ज्यादा है, पारिश्रमिक वाला ज्यादा है, बाकी उल्टा हो जाएगा विशिष्ट वाले में। तो ये आप आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, श्योर बनेगा, यहां से बनेगा 800 करोड़ वाला बनेगा। वो कार्यों का भुगतान मनरेगा के अनुरूप श्रमिकों के बैंक खाते में 15 दिवस में किया जाएगा। बैंक खाते में भुगतान हो जाएगा 15 दिवस में। योजना के संचालन हेतु स्थानीय निकाय विभाग एवं निकाय स्तर पर योजना प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। योजना प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। विभिन्न अधिकारियों और कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति और संविदा नियुक्ति इसमें की जाएगी। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन। मुख्यमंत्री सलाहकार अशोक गहलोत द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में 6 सलाहकार सदस्य और 1 सचिव होगा, सदस्य सचिव होगा। 6 इसमें सलाहकार होंगे। ये सलाहकार मुख्यमंत्री समिति में जैसे ये पहला नाम है दानिश अबरार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा, रामकेश मीणा और संयम लोढ़ा। मंत्री नहीं बन पाए 6 विधायक सरकार में सलाहकार नियुक्त हुए हैं। ये मंत्री इन्हें नहीं बना पाई थी सरकार, तो सरकार ने इनको सलाहकार नियुक्त कर दिया अपना, है ना, क्योंकि मंत्री का सिस्टम है कि 15% से ज्यादा है वो मंत्री बना नहीं सकती सरकार। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, 200 का 15%, 30 होते हैं, 30 से ज्यादा तो बढ़ा नहीं पाएंगे मंत्री ना। तो मंत्री परिषद का आकार है वो 30 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये नाराज बैठे हैं, ये मंत्री नहीं बन पाए, तो इनको अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया, ठीक है। ये सारे विधायक थे और इन्हें बना दिया अपना सलाहकार। नेक्स्ट आगे, 1 सदस्य सचिव बना गया और 6 है वो सदस्य सलाहकार में। सलाहकार सदस्य समिति में विधायक जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा, संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा, दानिश अबरार, ये शामिल है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, गौशालाओं और नंदीशालाओं के संचालन हेतु मंत्रिमंडलीय एक समिति गठन की गई है। नेक्स्ट बिंदु है नगरीय विकास। नगरीय निकाय में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव किए गए। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के नगरीय निकायों में 31 जनवरी 2022 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए 10 जिलों की 4 नगर परिषदों एवं 10 नगर पालिकाओं के 17 सदस्यों का उपचुनाव करवाया। ये ज्यादा अब इम्पोर्टेंट नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उपचुनाव वगैरह राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये एक ही बात आपको अब याद रखनी है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना, है ना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बिंबित परिवारों को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या पूर्ण
स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत है वो 1 मई 2022 से की गई। 1 मई 2022 याद रखना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार इस योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक संबल दिया जाएगा। दुर्घटना बीमा चिरंजीवी में कितना है? 5 लाख रुपए। दुर्घटना ये बीमा है ना, ये बीमा कवर है। 10 लाख तक तो इलाज फ्री करवा सकता है, लेकिन बीमा है ना वो 5 लाख का है, ये ध्यान रखना। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ है वो 1 मई 2022 से है। इसमें 5 लाख तो इसमें दिए जाते हैं, है ना। या तो उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो या फिर स्थायी दुर्घटना हो गई हो, जैसे स्थायी रूप से दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थायी पूर्ण क्षति हो गई हो तो 5 लाख रुपए की आर्थिक संबल है वो दिया जाता है। बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए, दुर्घटना में दोनों हाथ या पैर, है ना, मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, दुर्घटना में दोनों हाथों या पैरों या दोनों आंखों या एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आंख या एक पैर या एक आंख की पूर्ण क्षति पर 3 लाख, है ना। 2 होने चाहिए, या तो दोनों हाथ या दोनों पैर गायब हो गए, या एक हाथ एक पैर या एक हाथ एक आंख, ठीक है ना, या एक पैर एक आंख, कम से कम 2 इसमें कंबाइंड होने चाहिए। इस प्रकार की क्षति हो जाए तो अब 3 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। और दुर्घटना में हाथ, पैर, आंख की पूर्ण क्षति हो जाती है, एक हाथ पैर, है ना, तो यानी जोड़ा एक, या तो दोनों आंखें चली जाए या दोनों हाथ चले जाए या फिर दोनों पैर चले जाए या एक ये चले जाए तो 3 लाख मिलेंगे। और इनमें सभी में से एक जाए तो 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। ये बात है इसमें पूरी। राजस्थान निक्षय संबल योजना, निक्षय संबल योजना नई है, ध्यान रखना। निक्षय संबल योजना का संबंध किससे है? टीबी रोगियों से संबंधित है। ये नई योजना आई है। टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ किया गया। राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ 16 मई 2022 को किया गया। विभाग द्वारा टीबी रोगियों को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पौष्टिक आहार हेतु दी जा रही सहायता राशि प्रदान करने में भी सहायता की जाएगी। निक्षय संबल योजना है ये। हाथ बढ़ाएं, टीबी मुक्त प्रदेश बनाएं, है ना। जन भागीदारी से ये योजना संचालित है, जन भागीदारी ली जाएगी। 16 मई से ये प्रारंभ है, 16 मई 2022। अभिनव शर्मा ने जीता ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक स्वर्ण पदक। डेफ ओलंपिक में, ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं अभिनव शर्मा। राजस्थान के अभिनव शर्मा ने ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक 2021 के बैडमिंटन स्पर्धा में, कौन सी स्पर्धा में? बैडमिंटन स्पर्धा में टीम इवेंट में स्वर्ण पदक है वो हासिल किया है। ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक 2021 का आयोजन है वो कहां किया गया? ये इंपोर्टेंट है, ब्राजील में किया गया। और अभिनव शर्मा ने टीम इवेंट में 1 स्वर्ण, मिक्स्ड डबल में 1 स्वर्ण, सिंगल में 1 कांस्य सहित कुल है वो 3 पदक है वो हासिल किए हैं। अभिनव जयपुर का निवासी, अभिनव शर्मा कहां का निवासी है? जयपुर का निवासी है ये अभिनव शर्मा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने किया राज्य के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने किया राज्य का पहला बर्ड पार्क का लोकार्पण। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा उदयपुर में बर्ड पार्क कहां बनेगा? उदयपुर में बर्ड पार्क, पक्षियों का पार्क बनेगा। कहां पर? उदयपुर में। ये इंपोर्टेंट ध्यान रखना, पक्षियों का पार्क, बर्ड पार्क कहां बनने जा रहा है? उदयपुर बनने जा रहा है। उदयपुर के पर्यावरण एवं पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए
उदयपुर गुलाब बाग, उदयपुर के गुलाब बाग में, उदयपुर के गुलाब बाग में प्रदेश के पहले पक्षी उद्यान का लोकार्पण किया गया। उदयपुर जिले में पैंथर्स की संख्या को देखते हुए पैंथर संरक्षण के लिए पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की गई। बर्ड पार्क कहाँ बना है, पक्षी पार्क कहाँ बना है, तो उदयपुर के गुलाब बाग में ये बनाया गया है। सुभाष ओला, सुभाष ओला की अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022, राजस्थान के अन्वेषक सुभाष ओला ने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में प्रथम पुरस्कार है वो जीता है। किसने? सुभाष ओला ने। उनकी कंपनी जीनियस एनर्जी, सुभाष ओला की कंपनी कौन सी? जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, जीनियस एनर्जी, ये लिखा हुआ है जीनियस एनर्जी, ये कंपनी है इसकी, जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्टअप द ईयर अवार्ड दिया गया। स्टार्टअप द ईयर अवार्ड किस कंपनी को दिया गया? जो कंपनी का नाम है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। किसकी कंपनी है? इसे है सुभाष ओला की। इन्होंने भाप को पुनर्चक्रित करके बॉयलरों में ऊर्जा बचाने की तकनीक विकसित की है। बॉयलरों में ऊर्जा बचाने की तकनीक विकसित की है, भाप से, है ना, उसको पुनर्चक्रित करते हुए। नेक्स्ट आगे राजस्थान न्यूज इन सोर्स इन्वेस्ट 2022, प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए जयपुर के सीतापुरा जयपुर में जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन अक्टूबर 2022 में किया जाएगा, यानी हो गया। अक्टूबर 2022 में हुआ है। क्या हुआ है? कहाँ हुआ? इन्वेस्ट 2022, कहाँ? जयपुर, सीतापुरा जयपुर में। कौन से सेंटर में हुआ है? जयपुर स्थित एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में क्या हुआ है? इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन हुआ है अक्टूबर में। लव कुश वाटिका है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिकाएं विकसित करने का निर्देश दिया है सरकार ने। राज्य के आय व्यय अनुमान वर्ष 2022-23 में अग्रतर सामान्य वाद विवाद के पश्चात राज्य सरकार की ओर से उत्तर, है ना, इको टूरिज्म संबंधी है विकसित करने के लिए। क्या है? इको टूरिज्म में विकसित करने के लिए प्रत्येक जिले में 2 करोड़ से, प्रत्येक जिले में कितने रुपए से? 2 करोड़ की लागत से इको टूरिज्म लव कुश वाटिका बढ़ेगी। इको टूरिज्म लव कुश वाटिका बढ़ेगी प्रत्येक जिले में 2 करोड़ से लागत से। आजीविका उत्पादों में प्रमाणीकरण हेतु MOU, महिला एवं स्वास्थ्य सहायता, महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण राज्य बीज एवं प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया जाएगा। किसका प्रमाणीकरण? महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित। जो महिला एवं स्वयं सहायता समूह है, उन्होंने जो कोई उत्पाद बनाया है, उस उत्पाद का प्रमाणीकरण कौन करेगा? उस उत्पाद का, उस जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण है वो राज्य बीज एवं प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया जाएगा। आजीविका एवं राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था के मध्य एक समझौता हुआ है। राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था एवं राजीविका के मध्य MOU हुआ है। राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों का हो सकेगा अब प्रमाणीकरण। कोटा में डिजिटल प्लेनेटेरियम है, वो क्या है? बजट 2022-23 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री द्वारा बीकानेर और भरतपुर कोटा में 75 करोड़ की लागत से वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए विज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई थी इस बजट में। तो 2022-23 के बजट में बीकानेर, भरतपुर और कोटा में, बीकानेर, भरतपुर और कोटा, इधर बीकानेर
इधर बीकानेर, उधर भरतपुर, उधर कोटा ना, राजस्थान के 3 कोनों में ये एक जिला लिया है जहां 75 करोड़ की लागत से वैज्ञानिक सोच विकसित करने वाले विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे इन जिलों में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण जो मंजूरी दी है, तो तिजारा नर्सिंग कॉलेज हेतु इस पद वगैरह ये चलो यहाँ कोई विशेष नहीं है। कोटा विज्ञान केंद्र, ये विज्ञान केंद्र कोटा में ना, कोटा विज्ञान केंद्र के लिए 7.40 करोड़ की लागत में डिजिटल प्लेनेटोरियम बनेगा, जिलों को मिलेगा 40 नए वाहन वगैरह, चलो ठीक है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, राजस्थान डोमेस्टिक यानी घरेलू ट्रेवल मार्ट, राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र के विकसित, तो पर्यटन क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के क्रम में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जुलाई 2022 को जयपुर में किया जाएगा। पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 10 प्रमुख नए फेस्टिवल है वो शामिल किए जा रहे हैं। 10 नए फेस्टिवल पर्यटन विभाग शुरू करेगा। इसमें इन कौन कौन से नए हैं? इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जो हुआ है जयपुर में, हो गया ये इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल है। इंटरनेशनल हॉट एयर फेस्टिवल, गर्म हवा फेस्टिवल, और पुष्कर आमेर राजस्थान, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर, सांबर फेस्टिवल एट बूंदी, समर फेस्टिवल एंड बूंदी स्ट्रेफ वेल्स है ना, वो सीढ़ियां, वो कौन सा बावड़िया वाला, बूंदी स्ट्रेफ वेल्स इंटरनेशनल हाइट फेस्टिवल, कोटा रिवर क्रूज फेस्टिवल, जहान ए खुसरो ना, ये भी जयपुर में आयोजित हुआ। जहान ए खुसरो इंटरनेशनल फोटोग्राफी फेस्टिवल, फेस्टिवल्स फॉर डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, ये प्रमुख नए है, वो पर्यटन विभाग के कैलेंडर में ये नए 10 है वो फेस्टिवल शामिल किए गए हैं, ये नए शुरुआत होंगे। मियां का बाड़ा, राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में स्थित मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इस रेलवे स्टेशन का नाम अब कर दिया महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। महेश नगर हॉल्ट, रेलवे स्टेशन का नाम पहले था मियां का बाड़ा, ये बाड़मेर क्षेत्र में पड़ता है। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन, देखो ये रेलवे स्टेशन है, या गाय खड़ी है, रेलवे स्टेशन छोटा सा, और यहाँ इसका नाम क्या कर दिया? पहले था मियां का बाड़ा, अब है महेश नगर हॉल्ट। महेश नगर हॉल्ट इसका नाम कर दिया गया है ना। कहाँ है? बाड़मेर के बालोतरा इलाके में पड़ता है मियां का बाड़ा, अब हो गया महेश नगर हॉल्ट। नेक्स्ट, और बात क्या दे रखी, ये गांव पाकिस्तान की सीमावर्ती है ना, ये गांव है, ये रेलवे लाइन जाती है यहाँ पाकिस्तान की सीमावर्ती बाड़मेर से समदड़ी तहसील में पड़ती है, ये समदड़ी तहसील बाड़मेर में पड़ती है। ये मियां का बाड़ा था, अब महेश नगर हॉल्ट हो गया। नेक्स्ट आगे, राज ओलिव स्टोर, राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया, ये ध्यान रखना, ने जयपुर के दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र परिसर में राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन मई 2022 में किया है। ये स्टोर जैविक सब्जियां और विविध ओलिव उत्पाद की आम जनता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खोला गया है। नेक्स्ट है राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के राजस्थान चैप्टर की ओर से राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया गया। जवाहर कला केंद्र, जवाहरलाल नेहरू मार्ग है ना, एक मिनट ध्यान, जवाहर कला केंद्र नहीं है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित होटल क्लार्क्स आमेर में किया गया। होटल है जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर जयपुर में, होटल है क्लार्क्स आमेर होटल में ये आयोजित किया गया। किसका आयोजित किया गया? राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में हुआ, ये ध्यान रखना। जयपुर का आर्किटेक्चर के संदर्भ में विशेष महत्व है। यहाँ के जवाहर कला केंद्र भवन का डिजाइन कार्य चार्ल्स कोरिया ने किया था। चार्ल्स कोरिया द्वारा ना आर्किटेक्ट किया गया। जवाहर कला केंद्र का भवन का आर्किटेक्ट कौन है? तो चार्ल्स कोरिया। जयपुर परकोटे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। नेक्स्ट आगे,
शिवांजलि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह। जितने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज तक जो स्मृति चिन्ह मिले हैं, उनको आज तक उपहार मिले हैं, उनकी नीलामी की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज तक जितने भी चिन्ह है, स्मृति चिन्ह और उन उपहार जितने भी मिले हैं, उनकी नीलामी का एक कार्यक्रम रखा गया है। उन सभी उपहारों की नीलामी की जाएगी, उसका एक कार्यक्रम रखा गया शिवांजलि मुख्यमंत्री निवास पर, है ना। कार्यक्रम का नाम है शिवांजलि। शिवांजलि मुख्यमंत्री निवास पर 5 मई 2022 को, ये तारीख याद करने की जरूरत नहीं है, शिवांजलि, है ना, शिवांजलि। भारत सेवा संस्थान की ओर से, भारत सेवा संस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम का आयोजित किसके द्वारा किया गया? भारत सेवा संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि वो एकत्रित हुई है। इतने जितने भी स्मृति चिन्ह है, उपहार मिले हैं, उनकी नीलामी की गई है। उन नीलामी से लगभग 2 करोड़ रुपए वो प्राप्त हुए हैं। 2 करोड़ रुपए एकत्रित हुई है वो राशि। यह राशि निरोगी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जाएगी। ये राशि जितनी भी है वो निरोगी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष है, निरोगी राजस्थान वाला, उसमें ये 2 करोड़ रुपए जमा करवाई जाएगी। राज्य तितली, प्रदेश के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण में वो तितलियों के योगदान, पर्यावरण और जैव विविधता में तितलियों का क्या योगदान है, तितलियों के योगदान को देखते हुए राज्य में पाई जाने वाली तितलियों की प्रजातियों में से एक प्रजाति को राज्य तितली घोषित किया गया है। एक प्रजाति है, उसको राज्य तितली घोषित किया गया। इन तितलियों का पर्यावरण में जैव विविधता में क्या योगदान है, उसको ध्यान में रखते हुए एक राज्य तितली घोषित किया। इन प्रजातियों में एक प्रजाति को राज्य तितली है वो घोषित करने की चयन हेतु नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान भारत में 8वां राज्य होगा जहां तितली घोषित है। राज्य तितली घोषित करने वाला भारत का 8वां राज्य है। इससे पहले 7 राज्यों ने अपनी राज्य तितली घोषित कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान है भारत का 8वां राज्य है जो अपनी राज्य की तितली घोषित करेगा, राज्य तितली। मामे खां की बात करेंगे अब। मामे खां है ना, मामे खां राजस्थान के जाने माने लोक कलाकार है। क्या है? लोक कलाकार है, जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में शामिल होकर इतिहास रच दिया। मामे खां राजस्थान के लोक कलाकार है जो कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में शामिल होकर राजस्थान का इतिहास रच दिया। वह कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रेड कारपेट पर रिप्रेजेंट करने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार बन गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी और पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना। कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रेड कारपेट पर रिप्रेजेंट करने वाले, इंडिया को रेड कारपेट पर रिप्रेजेंट करने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार बने हैं मामे खां। राजस्थानी सिंगर मामे खां ने इस इवेंट के रेड कारपेट पर भारत के लिए ओपनिंग की है। मामे खां जैसलमेर के हैं, मामे खां राजस्थान लोक कलाकार मामे खां। तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत को रेड कारपेट में प्रेजेंट करने वाले पहले कलाकार बने हैं। इवेंट के रेड कारपेट पर भारत के लिए ओपनिंग की है इन्होंने, पहली बार ये मौका है ऐसा। राउंड अप, कुछ शॉर्ट बातें हैं वो ध्यान रखनी है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर शहर घेवर को जीआई टैग दिलवाने के लिए प्रयास कर रहा है ना। जिला उद्योग केंद्र और वाणिज्य केंद्र जयपुर शहर को किसका जीआई टैग मिल रहा है? घेवर का जीआई टैग दिलाने की कोशिश हो रही है जयपुर शहर को, घेवर का जीआई टैग। राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र से 550.91 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। राजस्थान को अप्रैल 2022 में राजस्थान को खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से
550 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। ये अप्रैल 2021 की तुलना में 1.5 गुना से भी अधिक है। अप्रैल 2022 में 509.16 करोड़ का राजस्व खनिज तेल से हुआ है। 509 तो वो करोड़ है खनिज तेल से राजस्व प्राप्त हुआ है और 41 करोड़ रुपए प्राकृतिक गैस से। 509 तो मिले हैं खनिज तेल से और 41 करोड़ मिले हैं प्राकृतिक गैस से। कुल मिलाकर वो 550.91 करोड़ रुपए का राजस्व तेल गैस से मिला है राजस्थान को। पिछले वर्ष 2021 अप्रैल में हुआ उससे 1.5 गुना से भी ज्यादा राजस्व है ये। 5 मई 2022 को प्रदत्त जानकारी के अनुसार ड्रोन सर्वे की सहायता से राजस्व गांवों में आबादी क्षेत्र में डिजिटल पट्टे जारी करने संबंधी स्वामित्व योजना में 4 और जिले इसमें शामिल किए हैं। टोंक, बूंदी, अजमेर और पाली इन 4 और जिलों को शामिल किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय जननायक खेल उत्सव SMS स्टेडियम में जयपुर में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय जननायक खेल उत्सव SMS स्टेडियम में आयोजित किया गया जयपुर में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लालसोट दौसा तथा नाथद्वारा राजसमंद में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में राज्य के 18 जिले जहां नर्सिंग कॉलेज नहीं है वहां नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। राजस्थान के प्रत्येक जिले को निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे। इसके लिए जयपुर, जोधपुर प्रथम चरण में चुना गया है। माहवारी प्रबंधन के बारे में बालिकाओं को जागरूक करने के लिए जयपुर जिले में चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान द्वितीय चरण शुरू किया गया है। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान का ये द्वितीय चरण है, वो जयपुर में 16 मई को शुरू किया गया है। इसी के साथ अपने मई 2022 का करंट अफेयर्स राजस्थान का संपूर्ण एक महीने का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।